आम तौर पर जब कोई प्लेन से सफ़र करता है तो उनको अपना फ़ोन स्विच ऑफ मोड पर रखना होता है। साथ ही फ्लाइट में नेटवर्क नहीं आता है और इंटरनेट सेवा नहीं मिलती है। ऐसे में लोग फ़ोन का इस्तेमाल करके भी क्या करेंगे। हालांकि विदेश में कई जगह अब पैसेंजर को उड़ते विमान में भी वाईफाई सेवा दी जाने लगी है, लेकिन भारतीय विमानों में अभी यह सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि आपको उड़ते विमान में अचानक इंटरनेट की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अनूठा किस्सा साझा किया है। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को खुद फ्लाइट में इंटरनेट की जरूरत पड़ गई थी। सीजीआई को एक फैसले का मसौदा तैयार करना था जिसके लिए उन्हें इंटरनेट की जरूरत पड़ी थी। तब उन्होंने फ्लाइट में इंटरनेट का जुगाड़ किस तरह किया, इसका मजेदार किस्सा खुद सीजीआई ने अब साझा किया है। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला सुनाया है। इस फैसले में गुजरात हाई कोर्ट के जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति नीति को बरकरार रखा गया है। इसी फैसले को तैयार करने के लिए सीजीआई को उस समय इंटरनेट की जरूरत पड़ी थी जब वो G20 समिट में शामिल होकर भारत वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमने अपने न्यायाधीश भाइयों के सहयोग के लिए तब विमान के इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। सीजीआई ने कहा हमें आज फैसला सुनाना था और मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में था, इसलिए मैंने विमान के इंटरनेट का इस्तेमाल किया और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने मेरे साथ मसौदा दस्तावेज साझा किया। जस्टिस मनोज मिश्रा भी उस दस्तावेज पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का साथ देने के लिए मैंने फ्लाइट के इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट द्वारा योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2023 को मुख्य मामले में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि 4 दिन बाद सरकार ने एक पदोन्नति सूची अधिसूचित कर दी थी। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की घोषणा और उसके प्रकाशन में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आपका यह आरोप पूरी तरह से गलत है। जब भी हमें लगता है कि किसी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तो हम करते हैं। यह बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि याचिका या उस मुद्दे को किसके द्वारा उठाया गया या किसके द्वारा उसे हमारे संज्ञान में लाया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग के वकील महेंद्र सिंह की दलील और प्रशांत भूषण को तरजीह देने के आरोप पर सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा वह गलत आरोप है। यदि हमें लगता है कि किसी मुद्दे या मसले पर अदालत को ध्यान देने या हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो हम वैसा ही करेंगे, फिर चाहे उस मुद्दे को कोर्ट के सामने किसी के भी द्वारा क्यों न लाया गया हो। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम रात भर बैठकर भी मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि एडीआर की याचिका पर कोर्ट के खुले रहने के निर्धारित समय के बाद देर शाम 6:10 पर सुनवाई हुई। देखिए, मुझे लगता है ये तो मैं कहूँगा कि ये आखिरी कोशिश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि किसी तरह से इस लोकतंत्र को बचाया जाए। और ये बात सिर्फ लोकतंत्र शब्द अगर आज हम खुद कह रहे हैं, तो ये इतना सीधा नहीं है कि हमने कोई रात को हमें ख्वाब आया कि लोकतंत्र खतरे में है और हमने सुबह उठकर कहना शुरू कर दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए दोस्तों, आप सब लोगों को भी याद होगा कि सबसे पहले मिस्टर आडवाणी ने ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद इस देश के 4 बड़े जो जिनमें से एक चीफ जस्टिस होने वाला था, उन 4 जजों ने आकर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद तमाम देश के बड़े नेता और वकील और जो पिटीशन डाल रहे हैं, वो कानून के जानकार सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आखिर लोकतंत्र खतरे में क्यों है? बड़ी सीधी बात है, जिसके फुटप्रिंट बिल्कुल आईने की तरह साफ हैं। आप लोग ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया जाता है ईसी को, तो उसको कैसे नियुक्त किया जाता है? देखिए, उसको इसलिए किया जाता है कि इस देश की जनता लोकतंत्र में जो अपना वोट देती है, अपने क्षेत्र से जो अपना प्रतिनिधि चुनकर जो इस देश की पंचायत है, महापंचायत उसमें भेजती है और सुप्रीम पंचायत है एक तरह से, वो उस पंचायत में भेजती है और भेजने के बाद वो उम्मीद करती है कि उनके देश को जिन्हें उन्होंने ज़िम्मेदारी सौंपी है, वो इस देश को चलाएँगे। यानी देश में जनता का राज, लोकतंत्र में लोक जन का राज जो है, वो होता है। यहाँ पर एक आदमी जिसे नियुक्त किया जाता है, जो इस वक़्त ये तय करने के लिए बैठा है, पंच है एक तरह से उस पूरे देश की पंचायत का कि भई मैं आपको जो दलील होंगी एक तरह से
उस पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखूँगा और आपकी आँखों के सामने आपके वोट को चोरी नहीं होने दूँगा, बेईमाना नहीं होने दूँगा और फ्री एंड फेयर आपको इलेक्शन करवा के दूँगा। इसी बात की ड्यूटी पर नियुक्त किया जाता है। देश की जनता चीखती रह जाती है, देश के वकील पिटीशन पे पिटीशन डालते हैं। ठीक है, आप तकनीकी तौर पर मशीनों को और दूसरी चीज़ों को दरकिनार करते हैं। ये मशीनों की चीज़ों को तो छोड़ दें, जो मैनुअल पीठासीन अधिकारी आपके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो फाइनल एक डाटा लिखते हैं कि इतने वोट पड़े, वो पर्चा आपको दिया जाता है लिफाफे में बंद करके। उसके अलावा जो वहाँ पर जिस पर एजेंट के साइन करवाए जाते हैं, फ़ॉर्म 17 सी, 17 सी आप खुद प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि देश की जनता को ये बताया जा सके कि किस बूथ पर कितने वोट उन्होंने डाले और कितना वोट का प्रतिशत उसमें पड़ा, उसमें मशीन का नंबर क्या था, उसमें डिवाइस का नंबर क्या था, उसमें कौन-कौन लड़ रहे थे, ये सारी चीज़ें लिख कर आप देते हैं, स्पष्ट। और शाम होते ही जब ये बूथ बंद किए जाते हैं, तो उसके 1 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को ये पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें मशीन के साथ जो ईवीएम रखी होती है, एक पर्ची वो चिपका देते हैं, जो पीठासीन अधिकारी है उसे बाइंड करके रख देते हैं। वहाँ से फिर वो जिनके हैंडओवर की जाती है शायद डीएम कार्यालय में या जो कुछ भी है उस पर्ची को अपने पास लेकर रखते हैं या उसी के साथ वो पैक रहती है। अभी तक ये मुझे नहीं पता है पक्का क्योंकि तरीका ये है कि मशीन के साथ एक फॉर्म 17 सी जो है पैक किया जाए, दूसरा जो है वो डीएम कार्यालय को भेजा जाए, तीसरा जो इलेक्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको दिया जाए और जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन कैंडिडेट्स को वो प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर ये सब कुछ नहीं किया जा रहा है तो क्या चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना चाहता है? क्या इस देश की जनता ने जो आपको ज़िम्मेदारी दी है, भले ही उस देश की जनता के चुने हुए एक प्रधानमंत्री ने कानून बदल के आपको 2 या 3 दिन के अंदर अपॉइंट कर दिया हो, तो मंशा तो उसी वक़्त साफ़ आती है। तो आप उस आपको अपने आप को अपॉइंट करवाने वाले एक व्यक्ति के वफ़ादार हैं या फिर आप इस देश के वफ़ादार हैं, जिस देश में आप पैदा हुए, जिस देश में आपके माँ-बाप पैदा हुए, जिस देश में आपके बच्चे पैदा हुए और जीने वाले हैं, जिस देश की तमाम टैक्सेशन और तमाम जो ये पूरा देश मिलकर जो फंड जमा करता है इस देश के पास, उसमें से जो तनख़्वाह आप लेते हो, जो पैसे आप लेते हो, क्या उनके प्रति आपकी कोई ज़िम्मेदारी है या सिर्फ़ एक व्यक्ति के कहने पर पूरे देश को आप जो है पंगु बनाने पर तुले हुए हैं? ये जवाब शायद आपको देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे तो कल देना पड़ेगा। सवाल बड़ी सीधी-सी है। यहाँ ये देश जो है अंग्रेज़ों का भी गुलाम हुआ था। उससे पहले जो है कई मुस्लिम इन्वेडर्स भी यहाँ पर आए थे। वक़्त बदला, चले गए। देश ने फिर से आज़ादी पाई, वक़्त पे नहीं जाता है। ये सत्ताएँ हैं, कल हैं, आज हैं, कल हो ना हो। हो सकता है 1 टर्न आप छीन के दे दो। हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती जो है आप डाटा क्लियर ना करें, आप डाटा को मैनिपुलेट कर लें और ये फिर आप इसको सवाल कर दें। मगर याद रखिएगा, ये देश जो है अंग्रेज़ों के ज़माने भी यहाँ चंद्रशेखर और भगत सिंह पैदा होते थे। यहाँ मुगलों के ज़माने में भी बहुत सारे जो है भेव के राजा और यहाँ पर शेरशाह सूरी और यहाँ पर वो भी जब मुगलों का राज होता था, तो उसी कौम के, उसी कम्युनिटी के जो भट्टी हैं, वो अपना जिनके जिन बोलियों में पंजाब में गाया जाता है, वो भी उठते हैं और लाज बचाने निकल पड़ते हैं। तो माफ़ करना, हमारे सिख भाइयों ने भी बाकायदा अपनी आज़ादी की लड़ाई मुगल काल में बाकायदा लड़ी, भले ही कितने ही सर कटे हों, भले ही कितने ही पैर कटे हों, भले ही कुछ भी किया गया हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।